Hello everyone, welcome back to Maths Teacher YouTube channel. Myself Babli Rajput. So we were studying the force and laws of motion and आज हम लेक्चर 3 है वो कवर करेंगे एंड इस लेक्चर में हम इनर्शिया एंड न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जिसको हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं वो कंप्लीट करेंगे। तो इनर्शिया सबसे पहले पढ़ते हैं। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन जो न्यूटन का पहला लॉ है वो लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहलाता है। सो इनर्शिया क्या होता है उसको सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनर्शिया, देन हम जंप करेंगे इनटू न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। एंड ये वीडियो लेक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है। इनर्शिया क्या होता है, उसके एग्जाम्पल्स क्या हैं एंड व्हाट इज न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स के लॉ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं एंड उनकी जो स्टेटमेंट्स हैं, उनकी जो एप्लीकेशंस है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। सो इनर्शिया से शुरू करते हैं। सो एवरी बॉडी पजेस इनर्शिया, मतलब हर बॉडी के पास इनर्शिया होता है। अभी भी आपको इनर्शिया नहीं समझ में आया है कि भाई इनर्शिया होता क्या है, तो सेकेंड स्टेटमेंट है वो इनर्शिया को डिफाइन कर रहा है, उसको ध्यान से पढ़ते हैं। इनर्शिया इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू विच इट रेजिस्ट मतलब होता है किसी चीज को मना करना, ठीक है, मना करना। चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, मतलब क्या है, देखो कोई बॉडी है अगर वो रेस्ट में है, अगर कोई बॉडी है वो रेस्ट में है, ठीक है, तो वो चाहेगी कि वो रेस्ट में ही रहे, राइट। ध्यान से सुनना, अगर कोई बॉडी है वो रेस्ट में है एंड वो चाहेगी कि वो रेस्ट में ही रहे, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी की वजह से पॉसिबल है? इनर्शिया की वजह से। मतलब कोई बॉडी अगर रेस्ट में है तो वो चाहेगी कि मैं रेस्ट में ही रहूं। वो मोशन में कब आएगी? जब उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगेगा, ठीक है, जब उसका इनर्शिया कोई तोड़ेगा। अभी वो बॉडी रेस्ट में है तो उसके पास क्या है? इनर्शिया ऑफ रेस्ट है, ठीक है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट है एंड वो चाहेगी कि वो रेस्ट में ही रहे। लेकिन एक्सटर्नल फोर्स जैसे ही लगेगा तो उसका जो इस बॉडी का जो इनर्शिया ऑफ रेस्ट है वो टूट जाएगा एंड वो बॉडी मोशन में आ जाएगी। फॉर एग्जांपल जैसे क्या होता है कि कुछ बच्चे होते हैं उनको बिल्कुल मन नहीं करता पढ़ाई करने का, ठीक है। सो इस तरीके से आप एग्जांपल से या रिलेट करके समझ सकते हो। तो क्या होता है, जब तक कोई एक्सटर्नल प्रेशर या एक्सटर्नल फोर्स, जैसे कि एग्जाम्स हो गए आपके, लास्ट डेट ऑफ असाइनमेंट हो गए, लास्ट डेट ऑफ प्रोजेक्ट, जब तक ये चीजें नहीं हम बोल सकते हैं इम्पार्ट होती, तब तक मन नहीं करता पढ़ने का, मन नहीं करता काम करने का, मन नहीं करता प्रोजेक्ट करने का, ठीक है। तो इनर्शिया क्या हो गया? इनर्शिया आपकी वो स्टेट होगी कि भाई मुझे नहीं पढ़ना है, मुझे काम नहीं करना, मुझे प्रोजेक्ट नहीं करना है। एंड एक्सटर्नल फोर्स क्या हो गया? आपके एग्जाम्स हो गए, लास्ट डेट हो गए आपके असाइनमेंट्स या प्रोजेक्ट्स के, ठीक है। सो ध्यान रखना कि कोई भी बॉडी अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहना चाहेगी अनटिल और अनलेस कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता उस पे। एंड रेस्ट में क्यों रहना चाहेगी? क्योंकि उसके पास इनर्शिया ऑफ रेस्ट होता है। वैसे ही कोई बॉडी अगर मोशन कर रही है, यूनिफॉर्म मोशन कर रही है, ठीक है, तो वो यूनिफॉर्म मोशन ही करना चाहेगी, वो मोशन में ही रहना चाहेगी। उस टाइम क्या लगेगा उस पर? इनर्शिया ऑफ मोशन, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। इनर्शिया ऑफ मोशन लगेगा, मतलब वो बॉडी है वो मोशन में ही रहना चाहेगी अनटिल और अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन इट टू स्टॉप दैट मूविंग बॉडी, राइट। तो बॉडीज रेस्ट और मोशन में ही हमेशा रहती हैं, क्यों? क्योंकि उनके पास उनका इनर्शिया होता है। इनर्शिया कोई ऐसी चीज नहीं है जो देख सकते हैं, जैसे फोर्स हम देख नहीं सकते थे वैसे ही इनर्शिया को भी नहीं देख सकते, वी कैन ओनली फील इट, ठीक है। अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो उसके पास उसका इनर्शिया ऑफ रेस्ट है एंड कोई बॉडी मोशन में है तो उसके पास उसका इनर्शिया ऑफ मोशन है। एंड उनका इनर्शिया टूटता कैसे? टूटता ऐसा नहीं कि हमने हथौड़ा मारा टूट गया, ठीक है, मतलब वो अपनी रेस्ट स्टेट से मोशन में कब आएंगे? जब उनपे कोई एक्सटर्नल फोर्स लगेगा। मोशन स्टेट से रेस्ट में कब आएंगे? जब उनपे कोई एक्सटर्नल फोर्स लगेगा, ठीक है। तो उस टाइम उनका जो इनर्शिया होगा वो ब्रेक डाउन हो जाएगा, ठीक है। तो एक बार फिर से स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। इनर्शिया इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू विच इट रेजिस्ट द चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ मोशन, मतलब बॉडी नहीं चाहती अपनी स्टेट को चेंज करना। अगर वो रेस्ट में है तो वो चाहती है वो जिंदगी भर रेस्ट में ही रहे, अगर वो मोशन में है तो वो चाहती है कि वो मोशन ही करती रहे, अपने चेंज को रेजिस्ट करती है। वो कहती है कि मुझे चेंज नहीं चाहिए, ठीक है, अगर मैं रेस्ट में हूं तो मैं रेस्ट में ही रहना चाहती हूँ। होता है ना, बहुत दिनों तक पढ़ाई नहीं करते तो मन ही नहीं करता पढ़ने का, पहले दिन बैठते तो मन ही नहीं करता ये है क्या चीज, ठीक है, बुक्स से दूर भागने का मन करता है, राइट। लेकिन धीरे धीरे हम वो स्टेट अटेन कर लेते हैं, धीरे धीरे हम 1 घंटा पढ़ते हैं, फिर दूसरे दिन 2 घंटा हो गया, तीसरे दिन हमें आदत हो जाती है, फिर हम घंटों घंटों बैठे रहते हैं, हमें टाइम ही नहीं पता चलता है, राइट। सो यही चीज है कि भाई जो उसकी स्टेट है, पहले की जो स्टेट है वो चेंज नहीं करना चाहती है बॉडी, बट एक्सटर्नल फोर्स सिंस इतना ज्यादा होता है कि जो उसका इनर्शिया है वो टूट जाता है, ठीक है। ये समझ आ गया होगा आपको। अब हम पढ़ते हैं इनर्शिया और मास का रिलेशन, कि इनर्शिया है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है? मास के।
ठीक है। इनर्शिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ बॉडी। कोई बॉडी है, कोई ऑब्जेक्ट है हमारे पास, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इनर्शिया। क्या मतलब है इसका? जैसे कि एक एग्जांपल ले लो आप, एक स्टोन है एंड एक फुटबॉल है, ठीक है, दोनों का साइज सेम है, ठीक है, दोनों का हमने क्या किया, सेम साइज के लिए, दोनों सेम साइज, दोनों का साइज सेम है, बट हमें पता है कि अगर दोनों का साइज सेम है तो आपको इतना समझ आ गया कि जो स्टोन है वो क्या होगा, ज्यादा हैवी होगा, स्टोन हैवी होगा, ठीक है, एंड फुटबॉल क्या है, वो लाइट वेट होगी, ठीक है, लाइट वेट होगी फुटबॉल, राइट। तो कहने का मतलब ये है कि जिसका मास जितना ज्यादा होता है उनका इनर्शिया भी उतना ही ज्यादा होता है। मतलब क्या है, ध्यान से सुनना, स्टेटमेंट को ध्यान से सुनना। जैसे स्टोन है, दोनों क्या किए हमने, दोनों सेम साइज के लिए, बट हमें पता है स्टोन का मास ज्यादा होगा देन फुटबॉल ऑफ सेम साइज, ठीक है। तो स्टोन का जो इनर्शिया होगा वो ज्यादा होगा देन व्हाट, फुटबॉल। तो स्टोन को मूव करने के लिए एक्सटर्नल फोर्स ज्यादा चाहिए होगा देन फुटबॉल। समझ आया ना? मतलब स्टोन की इनर्शिया को ब्रेक करने के लिए, कौन सी इनर्शिया को, इनर्शिया ऑफ रेस्ट को ब्रेक करने के लिए हमें बहुत ज्यादा एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। वहीं पे फुटबॉल की इनर्शिया ऑफ रेस्ट, मतलब अभी फुटबॉल किस पोजीशन में है, रेस्ट में, उसको मोशन में लाना है। तो फुटबॉल की इनर्शिया ऑफ रेस्ट को तोड़ने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उस पर ज्यादा फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाना पड़ेगा, एज कंपेयर टू स्टोन तो बहुत कम लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो चीजें ध्यान में रखनी है। इनर्शिया कैसे रिलेटेड है मास के, इनर्शिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जिस बॉडी का मास जितना ज्यादा होगा उसका इनर्शिया उतना ही ज्यादा होगा, ठीक है, एंड उस इनर्शिया को ब्रेक करने के लिए हमें उतना ही ज्यादा एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा। एग्जाम्पल इज स्टोन एंड फुटबॉल, जिसमें स्टोन है वो ज्यादा हैवी है, हैवी मतलब उसका वेट ज्यादा है, जिसकी वजह से उसका इनर्शिया है वो ज्यादा हो गया, इनर्शिया ऑफ रेस्ट ज्यादा हो गया, एंड उस इनर्शिया ऑफ रेस्ट को तोड़ने के लिए, मतलब स्टोन को मोशन में लाने के लिए हमें बहुत ही ज्यादा एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत पड़ेगी। Whereas in case of फुटबॉल, फुटबॉल का जो मास है, जो वेट है, वो क्या है, बहुत कम है एज कंपेयर टू स्टोन। ध्यान रखना साइज दोनों का सेम लिया है, ठीक है। सो इसका इनर्शिया भी क्या होगा, कम होगा एज कंपेयर टू स्टोन। ये याद रखो आप, इसके कंपैरिजन से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, कि किसका इनर्शिया ज्यादा है, राइट। सो फुटबॉल का इनर्शिया भी कम होगा एज कंपेयर टू स्टोन। कौन सा इनर्शिया, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। तो उस इनर्शिया ऑफ रेस्ट को तोड़ने के लिए, मतलब रेस्ट से बॉडी को मोशन में लाने के लिए हमें एक्सटर्नल फोर्स भी कंपैरेटिवली कम लगाना पड़ेगा, ठीक है। सो यही लिखा है यहाँ पे, मोर हैवियर बॉडी विल हैव मोर इनर्शिया। मतलब जितनी हैवी बॉडी होगी उतना ही ज्यादा उसका इनर्शिया होगा, जितनी ही लाइट वेटेड बॉडी होगी उतना ही कम इनर्शिया होगा, ठीक है। जितनी ज्यादा हैवी बॉडी होगी उतना ही ज्यादा इनर्शिया होगा, उतना ही ज्यादा एक्सटर्नल फोर्स चाहिए होगा टू ब्रेक दैट इनर्शिया, एंड जितनी लाइट वेटेड बॉडी होगी उसका इनर्शिया उतना ही कम होगा, एंड उसमें एक्सटर्नल फोर्स भी उतना ही कम चाहिए होगा टू ब्रेक दैट इनर्शिया, ठीक है। एग्जाम्पल इज स्टोन एंड फुटबॉल ऑफ सेम साइज के हमने लिए हैं। स्टोन हैज मोर इनर्शिया देन फुटबॉल। क्यों, मैंने रीजन एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। ग्रेटर द मास ऑफ द बॉडी, यस, ये स्टेटमेंट जो मैं बार बार बोल रही थी वो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये याद कर लेना आप, इंपॉर्टेंट है, कंपैरिजन फॉर्म में पूछा जाएगा। ग्रेटर द मास ऑफ द बॉडी, जितना ज्यादा मास होगा, जितना ज्यादा वेट होगा बॉडी का, मोर विल बी इट्स इनर्शिया, उतना ही ज्यादा इनर्शिया होगा, क्योंकि इनर्शिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, एंड मोर फोर्स इज रिक्वायर्ड टू ब्रिंग द चेंज इन स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट। उतनी ही ज्यादा फोर्स की जरूरत पड़ेगी उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के स्टेट को चेंज करने के लिए। अगर ऑब्जेक्ट मोशन में है, ठीक है, अगर मान लो एक स्टोन है और एक फुटबॉल है, दोनों मोशन में है, राइट, तो फुटबॉल का मास हमें पता है कम होता है एज कंपेयर टू स्टोन, ठीक है, तो उसका इनर्शिया भी कम होगा, तो उसको रोकने के लिए एक्सटर्नल फोर्स भी कम ही लगेगी, राइट। इस चीज को ध्यान रखना, चेंज इन स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट की इनर्शिया प्रॉपर्टी होती है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अपना स्टेट चेंज नहीं करना चाहता है, बट हम एक्सटर्नल फोर्स लगा के उसका जो स्टेट है वो चेंज कर सकते हैं, ठीक है। सो जितना ज्यादा मास होगा बॉडी का, ठीक है, उतना ही ज्यादा इनर्शिया होगा और उतना ही ज्यादा एक्सटर्नल फोर्स चाहिए होगा टू ब्रिंग चेंज इन द स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट। मतलब अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो उसको मोशन में लाने के लिए उतना ही ज्यादा फोर्स लगाना होगा हमको, ठीक है, एंड अगर मोशन में है तो रेस्ट में लाने के लिए भी एक्सटर्नल फोर्स बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी, ठीक है, राइट। इनर्शिया इज ऑफ 3 टाइप्स, 3 टाइप का इनर्शिया होता है। इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ रेस्ट में क्या होता है, जो बॉडी होती है वो रेस्ट में रहती है एंड हम एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं तब जाके बॉडी की स्टेट चेंज होती है। इनर्शिया ऑफ मोशन में बॉडी मोशन में ही रहती है, बिकॉज द डेफिनेशन ऑफ इनर्शिया है कि
बॉडी अपना जो चेंज इन स्टेट है वो रेजिस्ट करती है। तो इन इनर्शिया ऑफ मोशन बॉडी वांट्स टू बी इन द स्टेट ऑफ मोशन बट समहाउ एक्सटर्नल फोर्स है वो उसकी इनर्शिया को ब्रेक कर देता है। एंड थर्ड इज इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, मतलब एक बॉडी एक डायरेक्शन में चल रही है तो इट वांट टू बी इन दैट डायरेक्शन, ठीक है। सो इनके जो एग्जांपल है ना, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन एंड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले आप इसको नोट डाउन कर लो, फिर हम टाइप्स ऑफ इनर्शिया उसको पढ़ेंगे। सो व्हाट वाज इनर्शिया? इनर्शिया क्या होता है? किसी भी बॉडी में इनर्शिया पाया जाता है और इनर्शिया इज द इनएबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू चेंज इट्स स्टेट बाय इटसेल्फ। मतलब क्या है, वो अपनी स्टेट है वो खुद से चेंज नहीं कर सकती है या वो करना नहीं चाहती है। पर्टिकुलर बॉडी या पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट अपनी स्टेट है उसको चेंज नहीं करना चाहती है, बट एक्सटर्नल फोर्स इतनी ज्यादा हावी हो जाती है कि उसको मजबूरन अपनी स्टेट जो है वो चेंज करनी पड़ती है। सो जो 3 टाइप्स के इनर्शिया थे उनको देख लेते हैं, उनके एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट हैं तो यू शुड नो एग्जाम्पल, ठीक है। इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ रेस्ट में क्या जाता है, द टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी टू रिमेन इन द स्टेट ऑफ रेस्ट। सो इसमें क्या होता है, बॉडी है वो रेस्ट स्टेट में ही रहना चाहती है, या हम ऐसा भी बोल सकते हैं इनएबिलिटी ऑफ द बॉडी टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट। मतलब वो खुद से अपनी स्टेट चेंज नहीं कर सकती। दोनों चीज पॉसिबल है, ठीक है, ध्यान से सुनना दोनों स्टेटमेंट। एक तो ये है कि बॉडी है वो रेस्ट में रहना चाहती है, और दूसरी चीज ये है कि इनएबिलिटी ऑफ अ बॉडी, आप इसको नोट डाउन कर सकते हो, इनएबिलिटी ऑफ अ बॉडी चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट बाय इटसेल्फ। मतलब वो खुद से चेंज नहीं कर सकती, वो रेस्ट में ही रहेगी। कौन चेंज करेगा? एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई होगी तब जाकर उसकी स्टेट है वो चेंज होगी, राइट। एग्जाम्पल क्या है ना, कारपेट बीटन बाय स्टिक, दे या हम बोले यहाँ पे डस्ट कम्स आउट एंड सेटल डाउन। जब कारपेट को हम स्टिक, आपने देखा होगा घर पे भी क्या होता है, कारपेट वगैरह होती है, आप उसको स्टिक से बीट करते हैं तो उसमें डस्ट के पार्टिकल्स बाहर आते हैं। यहाँ पे जो डस्ट के पार्टिकल्स थे वो रेस्ट में थे, तो उनके पास कौन सी इनर्शिया हो गई? इनर्शिया ऑफ रेस्ट, ठीक है। बट हमने जब उसको स्टिक से बीट किया तो वो क्या हुए, वो कारपेट से बाहर आ गए, तो अब उनकी इनर्शिया चेंज हो गई, किसमें हो गई? इनर्शिया ऑफ मोशन में, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है कि कारपेट को जब हम बीट करते हैं तो वहां पे जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो बाहर आ जाते हैं। डस्ट पार्टिकल पहले इनर्शिया ऑफ रेस्ट में थे, सिंस हमने एक्सटर्नल फोर्स स्टिक से कारपेट को बीट किया तो क्या हुआ, जो डस्ट पार्टिकल्स थे वो बाहर आ गए। सेकेंड इज राइपन फ्रूट इजिली फॉल्स फ्रॉम ट्री। जो राइपन फ्रूट्स होते हैं, जो पक गए होते हैं फ्रूट्स, वो क्या करते हैं, ट्री से इजिली फॉल हो जाते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा जो कच्चे फ्रूट्स होते हैं वो इजिली फॉल नहीं होते हैं। एंड जो लीव्स होती हैं, जो सूखी सी लीव्स होती हैं, ठीक है, वो पेड़ से क्या होती है, जल्दी झड़ जाती है, राइट। वैसे ये जो पके हुए फ्रूट्स होते हैं वो इजिली फॉल कर जाते हैं फ्रॉम दी ट्री। कैसे होता है, देखो ध्यान से समझना इस चीज को। ये मान लो हमारे पास कोई फ्रूट है, ठीक है, ये पेड़ पे लगा हुआ है, राइट। ये पेड़ पे, मान लो ये पेड़ है हमारा, यहाँ पे ये लगा हुआ है, ठीक है। अभी ये क्या है, रेस्ट पोजीशन पे है। एक्सटर्नल फोर्स कोई लगी, मान लो आपने पत्थर मारा या कोई हवा चली, वो भी तो एक एक्सटर्नल फोर्स होगी ना। तो ये जो फ्रूट था वो टूट गया, यहाँ से टूट करके जमीन पे गिर गया, ठीक है। सिंस ये फ्रूट क्या था, पहले कौन सी इनर्शिया इसके पास थी, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, लेकिन एक्सटर्नल फोर्स लगा इस पे तो किस में आ गया, इनर्शिया ऑफ मोशन में आ गया, ठीक है। इसी चीज को ना हम दूसरी तरीके से भी समझ सकते हैं। दो चीजें समझने की, तो चलो समझा देती हूँ मैं। एक तो ये चीज थी कि एक्सटर्नल फोर्स लगा तो उसने अपनी इनर्शिया चेंज कर ली। दूसरी चीज ये भी हो सकती है कि फ्रूट था पहले इनर्शिया ऑफ रेस्ट अटेन कर रहा था, ठीक है, मतलब इसके पास इनर्शिया ऑफ रेस्ट था। एक्सटर्नल फोर्स कोई लगी, एयर, हम कह सकते हैं एयर रेजिस्टेंस, हवा चली, या हम बोल सकते हैं हमने कोई स्टोन वगैरह मारा, या हमारी वजह से जो फ्रूट है वो नीचे गिर गया, ठीक है। तो इसकी जो स्टेट थी वो क्या थी, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। अब ये क्या चाहता है, ये रेस्ट पोजीशन में ही रहना चाहता है। हमने पढ़ा था ना, इनर्शिया इज द इनएबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू चेंज इट्स स्टेट बाय इटसेल्फ, ठीक है। और दूसरा पॉइंट क्या था, द टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी टू रिमेन इन द स्टेट ऑफ रेस्ट, मतलब वो उसी पोजीशन में रहना चाहता है। तो सिंस पहले फ्रूट किस में था, रेस्ट पोजीशन में था, वैसे ही पहले डस्ट पार्टिकल कैसे थे, वो भी रेस्ट पोजीशन में थे। जब एक्सटर्नल फोर्स लगी दोनों के केस में तो वो बाहर आ गए, ठीक है, बट दे वांट टू बी इन दैट स्टेट, दे वांट टू बी इन द स्टेट ऑफ रेस्ट। इसी वजह से डस्ट पार्टिकल बाहर निकल के सेटल डाउन हो जाते हैं। इन द सेम वे फ्रूट क्या होता है, पेड़ से टूट करके जमीन पे गिर जाता है, वो रेस्ट पोजीशन में आ जाता है, ठीक है। दोनों चीजें समझने के लिए आपको पता होना चाहिए एग्जाम्पल किसका कौन सा है, ठीक है। इनर्शिया ऑफ रेस्ट के एग्जाम्पल ये दोनों है, ओके। इनर्शिया ऑफ मोशन की अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है, द टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी टू रिमेन इन द स्टेट ऑफ मोशन, मतलब वो बॉडी है वो मोशन में ही रहना चाहती है। या दूसरा स्टेटमेंट भी है इसका, द इनएबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ मोशन बाय इटसेल्फ, अपनी तरफ से वो अपनी स्टेट चेंज नहीं कर सकती, कोई एक्सटर्नल फोर्स ही स्टेट चेंज कर सकती है, ठीक है। दोनों चीजें याद रखनी है आपको, दोनों डेफिनेशन है इनर्शिया की। एक तो ये है कि वो बॉडी क्या है,
उसी स्टेट में रहना चाहती है, और दूसरा क्या है कि वो खुद से वो स्टेट चेंज नहीं कर सकती है, राइट। सो इसका एग्जांपल है व्हेन रनिंग बस सडनली स्टॉप्स वी फॉल फॉरवर्ड। ठीक है, जैसे कि क्या होता है, कोई बस है वो चल रही है, ये एग्जांपल है, ये मान लो बस है, ठीक है, एंड आप यहाँ पे बैठे हो इस पोजीशन में, तो बस है वो इस डायरेक्शन में चल रही है, तो बस मोशन में है तो आप भी क्या है, मोशन में आ गए, तो आपके पास क्या हो गया, इनर्शिया ऑफ मोशन हो गया। तो बस इस डायरेक्शन में चल रही तो आप भी इस डायरेक्शन में चल रहे हो, लेकिन बस सडनली स्टॉप हो गई। ठीक है, मान लो बस स्टॉप हो गई, तो बस सडनली स्टॉप हो गई, बट आपके अंदर क्या इनर्शिया ऑफ मोशन है। बस तो स्टॉप हो गई, बस में हमने एक्सटर्नल फोर्स लगाया तो वो स्टॉप हो गई एकदम से, बट आपके बॉडी में अभी भी क्या इनर्शिया ऑफ मोशन एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, अभी इनर्शिया ऑफ मोशन एकदम से खत्म नहीं हुआ, और आप चाहते हो, आपकी बॉडी चाहती है मोशन में रहना, राइट। इसी वजह से हम आगे की तरफ मूव करते हैं। आगे की तरफ क्यों मूव करते हैं, मान लो अगर बस मोशन कर रही होती तो वो आगे मूव करती ना, तो आप भी उसकी तरफ से क्या करते, अगर बस मूव कर रही होती तो वो आगे की तरफ मूव करती, एंड इन द सेम डायरेक्शन आप भी आगे ही मूव कर रहे होते, लेकिन बस रुक गई, बट आपकी बॉडी में इनर्शिया ऑफ मोशन अभी भी है, इसीलिए आप फॉरवर्ड की तरफ फेल करते हो, आप फॉरवर्ड की तरफ मूव कर जाते हो जब बस सडनली स्टॉप होती है, बिकॉज योर बॉडी वांट्स टू बी इन मोशन स्टेट, राइट। सो ये इंपॉर्टेंट है, व्हेन रनिंग बस सडनली स्टॉप वी फॉल फॉरवर्ड। लास्ट इज इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इसमें क्या होता है, द इनएबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू चेंज इट्स डायरेक्शन बाय इटसेल्फ, या हम बोले कि वो बॉडी है वो उसी डायरेक्शन में रहना चाहती है, जिस डायरेक्शन में वो चल रही है वो उसी डायरेक्शन में रहना चाहती है। सेकंड केस क्या है, सेकंड इसकी डेफिनेशन क्या है, द इनएबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू चेंज इट्स डायरेक्शन बाय इटसेल्फ, मतलब वो अपनी तरफ से खुद डायरेक्शन चेंज नहीं कर पाती, इस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स लगता है। एग्जांपल, व्हेन अ बस टेक्स राइट टर्न वी टर्न्स टुवर्ड्स द लेफ्ट। एग्जांपल, हमारे पास एक बस है, वो ये स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, हमारा स्ट्रेट मोशन है, ठीक है, राइट, स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, तो आप भी क्या करोगे, इसी डायरेक्शन में मूव करोगे, आपकी बॉडी में जो इनर्शिया होगा वो इसी डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है, एंड आपकी बॉडी चाहेगी कि आप स्ट्रेट डायरेक्शन में ही मूव करो, क्योंकि आपकी बॉडी ने इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन एक्वायर कर लिया है। अब बस ने मान लो लेफ्ट टर्न लिया, यहाँ पे क्या लिखा, राइट, अच्छा राइट टर्न, ठीक है, चलो राइट टर्न ले लिया, इसने राइट टर्न लिया, बस इस तरफ मूव कर गई, ठीक है, बस इस तरफ मूव कर गई, लेकिन जो आपकी बॉडी है वो अभी भी चाहती है कि स्ट्रेट लाइन में ही मूव करे, क्योंकि आपकी बॉडी ने इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन इन अ स्ट्रेट लाइन एक्वायर कर रखा है। तो सिंस बस ने तो राइट टर्न लिया, वैसा तो नहीं आप उछल के बस से बाहर निकल जाओगे और आप स्ट्रेट ही चलते जाओगे, तो आप भी तो बस के साथ ही मूव करोगे, आपकी बॉडी जाएगी स्ट्रेट लाइन में मूव करना, ठीक है, इसीलिए हम लेफ्ट की तरफ थोड़ा, अब मान लो बस ये चल रही है, हमारी बस की डायरेक्शन है, ये बस की डायरेक्शन होगी, ठीक है, लेकिन आप चाहते हो स्ट्रेट मूव करना, तो आप थोड़ा सा लेफ्ट मूव कर जाते हो, आपकी बॉडी हमेशा अपोजिट, जिस डायरेक्शन में बस मूव करती है आप उस डायरेक्शन की जस्ट अपोजिट मूव करते हो, समझ में आया ना, क्योंकि आपकी बॉडी पहले बस क्या थी, स्ट्रेट लाइन में चल रही थी, तो आपने वो मोशन एक्वायर कर लिया था, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, आपने वो डायरेक्शन एक्वायर कर ली थी आपकी बॉडी ने, बट उसने सडनली एक राइट टर्न, एकदम से राइट टर्न ले लिया, तो आपकी बॉडी की इनर्शिया को चेंज होने में टाइम लगता है, ठीक है, तो आपकी बॉडी अभी भी क्या है, स्ट्रेट लाइन में चलना चाहती है, तो बस ने राइट टर्न लिया, तो यू जस्ट मूव टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड, हमेशा ऐसा होता है। तो ये तीन थे हमारे टाइप्स इनर्शिया के, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, मोशन एंड डायरेक्शन, इनके एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट हैं एंड डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। दो टाइप की डेफिनेशन होती है, एक होता है इनएबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू चेंज इट्स स्टेट बाय इटसेल्फ, वो खुद से चेंज नहीं कर सकती, कोई एक्सटर्नल फोर्स ही लगेगा। दूसरा होता है कि द बॉडी वांट्स टू बी इन दैट स्टेट ओनली, मतलब अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहती है, मोशन में है तो मोशन में रहना चाहती है, एंड अगर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चल रही है तो वो पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही रहना चाहती है, ठीक है। सो दिस इज इनर्शिया। अब हम न्यूटन जो फर्स्ट लॉ है, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, जिसको लॉ ऑफ इनर्शिया बोलते हैं, वो पढ़ेंगे। सो आप इसको नोट डाउन कर लो। सो नाउ न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, जिसमें हम न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। न्यूटन्स, अच्छा ये ध्यान रखना, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं। इनर्शिया की जो डेफिनेशन है वही इसमें आ जाती है, ठीक है। इनर्शिया के बारे में तो हम सब कुछ पढ़ चुके हैं। सो क्या स्टेटमेंट है, बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट and a body in motion will continue in motion in a straight line with a uniform speed unless it is compelled by an external force to change its state of rest or of uniform motion। कहने का मतलब ये है कि भाई एक बॉडी है, वो अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगी, अगर वो मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगी, जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए जो कि उसकी इनर्शिया को ब्रेक कर दे, ठीक है। जैसे हमने इनर्शिया पढ़ा था वही चीज लिखी हुई है इसमें। सो इसीलिए हम न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। स्टेटमेंट लिख लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, मीनिंग आपको ध्यान रखनी है कि क्या मतलब है। एक बॉडी है वो रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगी, मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगी, और वो अपनी स्टेट कब चेंज करेगी, जब उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट करेगा।
अब हम आते हैं मोमेंटम पे। मोमेंटम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसका फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। सो मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज डिफाइंड एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास एंड वेलोसिटी। मतलब कोई बॉडी है, ठीक है, उसका कोई ना कोई मास होगा एंड वो किसी ना किसी वेलोसिटी से मूव कर रही होगी, मतलब उसकी कोई ना कोई स्पीड रही होगी। सो मोमेंटम क्या होता है? पर्टिकुलर बॉडी का मास और वो जिस वेलोसिटी से मूव कर रही है उनका प्रोडक्ट। मोमेंटम को हम P से डिनोट करते हैं एंड दिस इज m into v। ऑल राइट, सो सिंस वेलोसिटी यहाँ पे आ गया, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो मोमेंटम भी क्या हो गया? एक वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, तो मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी, मतलब मोमेंटम की वैल्यू पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो में से कुछ भी हो सकती है, ध्यान देना है। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी का मतलब क्या होता है एंड इसकी यूनिट क्या होती है? यूनिट इंपॉर्टेंट है, यूनिट से क्वेश्चंस बने, एमसीक्यू बने यूनिट से। यूनिट ऑफ मोमेंटम क्या है? सो इट्स केजी मीटर पर सेकेंड, या इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, केजी मीटर पर सेकेंड। कैसे आई? देखो, मोमेंटम क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी। कोई भी चीज रटनी नहीं है, सब समझ के चलेंगे। मास को हम किस में एक्सप्रेस करते हैं? केजीज में, एंड वेलोसिटी को किस में करते हैं? मीटर पर सेकेंड में। ठीक है, तो हो गई केजी मीटर पर सेकेंड। ठीक है, केजी मीटर पर सेकेंड इस तरीके से लिख लो उसको, या फिर तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, केजी मीटर पर सेकेंड। राइट, किसी भी फॉर्म में लिख सकते हो। सो यूनिट अगर आप बीच में भूल जाते हो कभी, तो आप फॉर्मूले से डिराइव कर सकते हो। तो फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, ठीक है, तो आप यूनिट उससे डिराइव कर सकते हो। नाउ एवरी मूविंग बॉडी पजेस मोमेंटम। ध्यान रखना, कोई बॉडी अगर रेस्ट में है ना, तो उसके पास मोमेंटम नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि उसमें वेलोसिटी इंक्लूडेड है। मोमेंटम में वेलोसिटी टर्म आता है एंड अगर वो रेस्ट में है तो मतलब क्या है? वो मूव नहीं कर रही तो क्या उसमें कोई वेलोसिटी नहीं होगी। तो रेस्ट बॉडीज में कोई मोमेंटम नहीं होता है। जो स्टेशनरी बॉडीज होती हैं उनमें कोई भी मोमेंटम नहीं होता है। ठीक है, सो हर मूविंग बॉडी के पास एक मोमेंटम होता है। क्या होता है मोमेंटम? देखो, अगर इसका हम फॉर्मूला ध्यान से देखें तो P इज इक्वल टू m इंटू वी, मोमेंटम इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। तो मोमेंटम क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास के। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मास के है ना, एंड मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वेलोसिटी के भी है। ठीक है, दोनों उसके सामने आ रहे हैं टर्म। तो मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास एंड इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। अब यहाँ पे ध्यान से सुनना, ये वाला जो स्टेटमेंट है, इफ मास और वेलोसिटी, अगर या तो मास या वेलोसिटी किसी बॉडी का ज्यादा हो या दोनों चीजें ही ज्यादा हो, मास या वेलोसिटी, तो उनका मोमेंटम बहुत ज्यादा होगा। एग्जांपल से समझते हैं, जैसे कि एक मान लो आप ट्रक मूव कर रहा है, उसका मास कितना होता है? ट्रक का बहुत ज्यादा होता है, और मान लो उसकी वेलोसिटी वो बहुत धीमे धीमे मूव कर रहा है, बहुत ज्यादा धीमे मूव कर रहा है, बहुत स्लो मूव कर रहा है। बट सिंस ट्रक का मास ज्यादा है तो उसका मोमेंटम क्या होगा? मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। तो सिंस ट्रक का मास ज्यादा है तो उसका मोमेंटम भी ओवरऑल क्या होगा? ज्यादा हो जाएगा। एंड सिंस मोमेंटम ज्यादा होगा तो क्या होगा? अगर उसके पास से, उसके सामने से कोई बॉडी मूव कर रही, मान लो आप ही गुजर रहे हो ट्रक के सामने से, तो वो आपको कुचल के भी चला जाएगा। ठीक है, सिंस उसका मास ज्यादा है तो उसका मोमेंटम भी ज्यादा होगा। तो इसकी वजह से क्या होगा? जो सामने वाला पर्सन है, सामने व्हीकल है, मान लो साइकिल आ रही है ट्रक के सामने, और साइकिल और ट्रक की क्या होगी? टक्कर होगी। तो सिंस इस ट्रक का मास ज्यादा है, वेलोसिटी भले ही कम हो, तो उसका ओवरऑल मोमेंटम भी ज्यादा हो गया। तो इसकी वजह से क्या होगा? जो सामने आ रही चीज वो डैमेज हो जाएगी। वही हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं जहां पे वेलोसिटी ज्यादा है। हाँ, एक क्रिकेट बॉल का एग्जांपल लेते हैं। क्रिकेट बॉल होती है, ठीक है, क्रिकेट बॉल का एग्जांपल लेते हैं। सो वी हैव क्रिकेट बॉल। सो क्रिकेट बॉल के केस में मास बहुत कम होता है, क्रिकेट बॉल इतनी भारी नहीं होती है। ठीक है, लेकिन अब मान लो वो बहुत ही ज्यादा स्पीड से क्या कर रही? मूव कर रही। क्रिकेट बॉल में आपने बहुत ज्यादा स्पीड है वो इम्पार्ट कर दी, तो बहुत स्पीड से मूव कर रही है। तो सिंस मोमेंटम इज अ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, तो सिंस मास कम भी है लेकिन वेलोसिटी ज्यादा है, तो ओवरऑल जो मोमेंटम आएगा वो ज्यादा हो जाएगा। अब इसको ना रियल लाइफ एग्जांपल से समझ लेते हैं। मान लो एक क्रिकेट की बॉल है, उसका मास है मान लो 1 kg। आई एक्चुअली डोंट नो क्रिकेट बॉल का कितना मास होता है, एग्जांपल ले लो 1 kg। एंड वेलोसिटी मान लो 200 मीटर पर सेकेंड से, 200 मीटर पर सेकेंड से वेलोसिटी से मूव कर रही है क्रिकेट की बॉल। तो मोमेंटम क्या है? मोमेंटम इज अ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। तो 1 into 200, तो मोमेंटम कितना बन गया आपका? 200 kg मीटर पर सेकेंड। तो देखो कितना ज्यादा हो गया 200 मोमेंटम। ठीक है, तो क्रिकेट की बॉल का मास भले ही छोटा हो लेकिन वेलोसिटी से ज्यादा है, तो उसका मोमेंटम भी ज्यादा होगा। और सामने जो पर्सन होगा अगर उसको लग गई बॉल तो बहुत ज्यादा चोट लगती है। ठीक है, तो मोमेंटम जितना ज्यादा होगा उतनी ज्यादा चीजें हैं वो डैमेज होंगी।
राइट। तो अगर इन दोनों में से कोई एक मास ज्यादा है, वेलोसिटी ज्यादा है, तो ओवरऑल मोमेंटम ज्यादा होगा। और अगर दोनों चीजें ही ज्यादा है, मास भी बहुत ज्यादा है, वेलोसिटी भी बहुत ज्यादा है बॉडी की, ठीक है, तो मोमेंटम तो भाई बहुत खतरनाक होगा, उस टाइम मोमेंटम बहुत ज्यादा होगा। एग्जाम्पल क्या है, जैसे कि एक्सीडेंट्स मान लो आप, एक्सीडेंट्स होते हैं ना, हाईवेज पे होते हैं, या कार एक्सीडेंट हो गया आपका, ठीक है, तो कार का मास ज्यादा होता है एंड वो बहुत हाई स्पीड पे चल रही, तो ऐसे एक्सीडेंट में बचने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम रहती है। कार आपने देखा होगा बिल्कुल एकदम से चिथड़े उड़ जाते हैं कार के, है ना, ऐसे ऐसे एक्सीडेंट्स होते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों कार हैं, मान लो दो कार का एक्सीडेंट हुआ, तो दोनों कार का मोमेंटम क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा। बहुत, एक तो मास उनमें ज्यादा है, दूसरी चीज क्या है कि वो हाई वेलोसिटी पे मूव कर रही, बहुत ज्यादा वेलोसिटी थी उनमें, दोनों आके टकरा गई, ठीक है। सो जब वो टकराई तो उनमें मोमेंटम बहुत ज्यादा था, जिसकी वजह से डिस्ट्रक्शन या डैमेज चीजों को बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। तो चीजें ध्यान में रखनी है, मास ज्यादा होगा तब भी मोमेंटम ज्यादा होगा, वेलोसिटी ज्यादा होगी तब भी मोमेंटम ज्यादा होगा, एंड मास एंड वेलोसिटी ज्यादा होगी तब तो तबाही मच जाएगी, बहुत ज्यादा मोमेंटम होगा, ठीक है। एंड एवरी टाइम यू हैव टू रिमेंबर दैट मोमेंटम स्टेशनरी बॉडीज का जीरो होता है, ठीक है। स्टेशनरी बॉडी का मोमेंटम क्या होता है, जीरो होता है, लिख लो इसको। स्टेशनरी मतलब क्या होता है, जो रेस्ट में होती है, स्टेशनरी, या इसको हम रेस्ट भी बोलते हैं, तो इनका मोमेंटम क्या होता है, इनका जो मोमेंटम होता है वो जीरो होता है। जीरो क्यों होता है इनका मोमेंटम, क्योंकि वो रेस्ट में होती है, ठीक है। वेलोसिटी नहीं होगी उनके पास, तो यहाँ पे हम जीरो रखेंगे तो मोमेंटम क्या होगा, जीरो आ जाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट मोमेंटम। इसका फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड ये कौन सी क्वांटिटी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो यू कैन नोट इट डाउन नाउ। तो दिस मच फॉर टुडे। ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट था, इसमें मोमेंटम हमने पढ़ा, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पढ़ा, न्यूटन्स का जो पहला लॉ था वो पढ़ा हमने, एंड उसका जो स्टेटमेंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं, चीज आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। दूसरे नाम से पूछ लिया जा सकता है एमसीक्यू फॉर्म में। सो आप इसको रिवाइज करना लेक्चर को बार बार, ताकि आपको क्या है कि दिमाग में बैठ जाए, ठीक है। एंड कोई प्रॉब्लम हो रही है किसी चीज में, कोई एग्जांपल नहीं समझ आ रहा है, सो यू कैन जस्ट कमेंट डाउन बिलो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।